हाँ तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ फ्लैश लैब, वो वो सब कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम एक एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आऊंगा जिसमें मैं जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसे फॉलो करूंगा और उसे आपको कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वन। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या लिखा है। सो डिजाइन एन इंटीरियर पैनल ऑफ अ फ्लैश लैम्प विदाउट ड्रॉप और कॉलम हियर shown in figure। ओके, तो यहाँ की फिगर दी है। द स्टोरी हाइट above and below the slab is 4 मीटर। मीन्स स्लैब के बिलो और अबव जो स्टोरी हाइट होगी वो क्या होगी? 4 मीटर। इट मीन्स कि कॉलम की हाइट क्या होगी? 4 मीटर। Consider the live load as 4 kilonewton per meter square. The material are M20 and HYSD bars. तो HYSD में 415 और 500 दोनों होते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली दिया गया हुआ है कि 415 ही है। ठीक है, अगर आपको HYSD ही सिर्फ बोला है तो आप 415 या 500 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। The size of column is 300 by 400 mm, 300 by 400 mm, and the panel is 4.5 by 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देखता हूँ कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले जब भी कोई एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं तो उसे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए और उसमें से क्या डेटा दिए हुए उसे समझना चाहिए कि डेटा कौन से दिए गए हैं, हमें उसे समझना चाहिए। तो यहाँ पे डिजाइन एंड इंटीरियर पैनल ऑफ फ्लैश लैब मीन्स कि ये पूरी एक फ्लैश लैब दी गई है। ये पूरी जो है वो क्या है, आपको एक फ्लैश लैब की फिगर दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पूरी फ्लैश लैब में से एक पैनल निकालनी है। सपोज कि मैं ये डिजाइन करने के लिए ये वाली पैनल को यूज करता हूँ, क्या ये वाली पैनल को यूज कर रहा हूँ। तो ये वाली पैनल को यूज करोगे तो इस साइड उसे लेंथ दी गई है 4.5 मीटर और ये वाली पैनल की लेंथ दी गई है उसे 6 मीटर। ठीक है, कॉलम की साइज कैसे दी गई है? तो यहाँ पे ये देखो आप 150 दिखाया गया है, तो वो कहाँ से डिस्टेंस है? 150 सेंटर से डिस्टेंस है। कहाँ से है? सेंटर से। कॉलम के सेंटर से एज तक का डिस्टेंस है। इट मीन्स कि इस साइड का जो डायरेक्शन है यहाँ पे 300 का कॉलम दिया गया हुआ है और इस साइड का जो डायरेक्शन है वहां पे 400 का दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है? गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या है? सबसे पहले कोई भी सम्स को कैलकुलेट करना हो तो गिवन डेटा पहले लिखा जाता है। तो गिवन डेटा में आपको दिया गया हुआ है स्टोरी हाइट। क्या लिखता है? तो स्टोरी हाइट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टोरी हाइट क्या दी गई है? 4 मीटर। अबव एंड बिलो बोथ क्या लिखा हुआ है? अबव एंड बिलो बोथ। कोई एग्जांपल ऐसा होता है कि जिसमें अबव की हाइट 3 मीटर होती है या बिलो की हाइट 4 मीटर। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लैब की ऊपर का जो कॉलम है उसकी हाइट हो गई हमारी 3 मीटर और स्लैब के नीचे का जो कॉलम है उसकी हाइट हो गई हमारी 4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया हुआ है डेटा में? तो डेटा में दिया गया हुआ है लाइव लोड। तो लाइव लोड क्या है हमारा? 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और द मटेरियल एंड M20 एंड HYSD बार्स। तो M20 इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू FC के जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और HYSD मींस टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो F HYSD दिया गया हुआ है। इट मींस FY हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होगी, तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो दी गई है। ठीक है, तो साइज ऑफ कॉलम भी दिया गया हुआ है। तो साइज ऑफ कॉलम क्या है? तो साइज ऑफ कॉलम हमें दिया गया हुआ है यहाँ पे 300 mm बाय 400 mm। ओके, एंड पैनल लेंथ, पैनल साइज, तो पैनल साइज भी दी गई है। तो पैनल साइज क्या हो गई हमारी? यहाँ पे होगी 3, अरे सॉरी 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 सॉरी, पैनल साइज हमारी हो गई
4.5 मीटर बाय 6 मीटर। ठीक है, ओके। तो इतने डेटा हमें दिए गए। सबसे पहले कोई भी एग्जांपल को शुरू करना होता है तो उस पर डेटा लिखती है। क्यों? डेटा लिखा तो हमें क्या होगा कि 20 to 30% नॉलेज मिल जाएगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने में क्या क्या थिंग जरूरत है, उसके लिए क्वेश्चन को रिपीट करो। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ढूंढो। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पहले दिया हुआ है, या तो ऑब्जेक्टिव है ना पहले दिया गया हुआ होता है, या तो बाद में दिया गया हुआ होता है। अगर बाद में देते हैं तो सबसे जनरल थिंग क्या होती है कि लास्ट में सब डेटा दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में। तो डेटा के पहले फाइंड करने की सोचो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे तो पहले ही ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजाइन एंड इंटीरियर पैनल ऑफ अ फ्लैश लैब। इंटीरियर पैनल ऑफ अ फ्लैश लैब मीन्स कोई एक, ये फ्लैश लैब में से कोई एक इंटीरियर पैनल हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंटीरियर पैनल। एक मैंने कंसीडर कर दी ये वाली इंटीरियर पैनल। तो ये हमें डिजाइन करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी एक हैबिट है कि मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 3 सेक्शन में। तो कौन से 3 सेक्शन में मैं डिवाइड करता हूँ? तो ऐसे में 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा सेक्शन, और दूसरा सेक्शन मेरा ये हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैं, अगर डिवाइड करना है तो हमें उसके लिए क्या करना है? चलो यहाँ पे सेक्शन नहीं करते, यहाँ पे रूलर से यहाँ पे व्यू को चेंज कर देते हैं हमें। व्यू, ठीक है, ऐसी ग्रिड लाइंस बना देता हूँ तो हमें क्या होगा कि आसानी रहेगी समझने में। ठीक है। हम्म, ये रखते हैं, ये वाली ठीक है। तो ये हमें रखते हैं तो आसानी रहेगी थोड़ी समझने के लिए। ठीक है, तो डेटा गिवन हो गया। तो जैसे कि हमें पहले ये पता था कि हमें डिजाइन करना है, तो डिजाइन के अंदर क्या क्या होता है? तो डिजाइन के अंदर होता है हमें AST। AST के लिए हमें फाइंड करनी होती है मोमेंट, या तो PT। PT के लिए हमें चाहिए मोमेंट, और मोमेंट के लिए हमें चाहिए लोड, और लोड के लिए हमें चाहिए साइज। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा साइज। ठीक है, तो स्टेप 1 which is thickness of slab, thickness of slab। ठीक है, thickness of slab, कैपिटल D। इट्स ऑल्सो नोन एज ओवरऑल डेप्थ, उसे ऐसे भी कहते हैं ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से। सो थिकनेस ऑफ स्लैब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एज पर IS 4560, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, पेज नंबर 37। ठीक है, तो कौन सा पेज नंबर 37 पे? तो मैं यहाँ पे ला देता हूँ आपके लिए फिर से एक इमेज। तो वो इमेज है ये वाली। 45637। Here the thing is that the flat slab is always continuous। तो मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि slab is continuous, slab is continuous। ओके, तो कंटिन्यूअस वाला पोर्शन कौन सा है हमारा? तो कंटिन्यूअस वाला पोर्शन ये हो गया। तो स्पान बाय डेप्थ रेशियो क्या हो गया? 26 आ गया हमारा। क्या आ गया? स्पान बाय डेप्थ रेशियो 26। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्पान L/D इज इक्वल टू 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर MF। ठीक है, तो हमें स्पान थिकनेस कैलकुलेशन करने के लिए ये इक्वेशन का यूज करना है। तो ये इक्वेशन में कौन सी वैल्यू अननोन है? तो L भी अननोन है, D भी अननोन है, और MF भी अननोन है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास L तो है ही। सो जैसे कि कल मैंने आपको स्टेप्स में एक्सप्लेन किया था कि द L should always be longer direction of panel।
ठीक है, तो हमें यहाँ पैनल कौन सी दी गई है, 4.5 मीटर बाय 6 मीटर। तो इन दोनों में से लॉन्गर कौन सी हुई, तो ये वाली हो गई। इट मीन्स के दैट L इज इक्वल टू 6 मीटर। तो अब हम इसे mm में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 mm हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 मीटर। ओके, अब mm, तो अब हमें फोकस किस पे करना है, mm। तो फॉर mf यानी कि उसे अगर बोले तो मॉडिफिकेशन फैक्टर, क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर एज पर IS 456, एज पर IS 456 2000 पेज नंबर 38, ये सब लिखना पड़ता है। मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ कि ऐसा लिखो एज पर IS 456, एग्जाम में दिखाना पड़ता है कि हमने कहाँ से लाया। अगर किसी चीज का ऑर्डर करना हो तो एड्रेस फुल प्रूफ देना होता है, नहीं तो कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। ठीक है, तो एज पर IS 456, तो कौन सा वैल्यू था एज पर IS 456, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया हुआ है, ये रहा हमारा चार्ट। तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो एज पर IS 456 MF, तो MF कौन सी है, यहाँ पे चार्ट पे, इन गिवन चार्ट। अब चार्ट में क्या दिया हुआ है, तो इन गिवन चार्ट इन Y डायरेक्शन MF value, in X direction the given value is percentage still means PT। ठीक है, और जो चार्ट में ग्राफ दिया गया हुआ है, जो ग्राफ दिए गए हैं वो क्या है, FS। ये जो ग्राफ है वो FS है। तो हम यहाँ पे, जैसे कि कल मैंने एक्सप्लेन किया कि PT की वैल्यू हमें एज्यूम करनी होती है। सो हियर एज्यूम PT from 0.3% to 0.6%। ठीक है, 0.3% से 0.6% ये फिक्स्ड है। इन दोनों के बीच में ही एज्यूम करनी होती है, या ये दोनों भी ले सकते हैं। सो आई एम टेकिंग PT इज इक्वल टू 0.4। ओके, और fx का इक्वेशन नीचे दिया गया है, तो fs इज इक्वल टू व्हाट, 0.58 fy ast required by ast provided। ये दोनों का समेशन होता है 1। तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, 0.58 fy। क्यों, क्योंकि जो रिक्वायर है वही प्रोवाइड करेगा ना। अभी तो हमने डिजाइन की नहीं है, तो मैं ऐसा ही एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा बैलेंस है, तो रिक्वायर इज इक्वल टू प्रोवाइड। ठीक है, इसलिए मैंने 0.58 fy लिया। तो हमें यहाँ fy क्वेश्चन में डेटा में दिया हुआ है कि fy इज इक्वल टू हमारा क्या है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो वो fy की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट ऑन करेंगे। तो अगर fy की वैल्यू हम इसमें पुट ऑन कर रहे हैं तो क्या आती है वैल्यू, 0.58 इंटू 415। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैल्सी है। ठीक है, तो ये कैल्सी का यूज करके मैं करता हूँ, तो 0.58 इंटू 415, तो मेरा आंसर आता है 240.7। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 240.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा FS, क्या आ गया, FS आ गया हमारा 240.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमारा क्या हो गया, FS की वैल्यू हो गई। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये ग्राफ है उसमें FS की वैल्यू 240.7 वाला कौन सा है, ये रहा 240 दिख रहा है। तो ये सेकंड लाइन जो आ रही है वो हमारी हो गई FS की लाइन हो गई, कौन सी, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ना, ये हमारी क्या हो गई, FS की लाइन हो गई, ये वाली। इसके सेंटर में से जो जा रही है ना वो लाइन क्या हो गई हमारी, FS की लाइन हो गई। और हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, 0.4 PT, तो ये हो गई 0.4। तो ये 0.4 हमें इंटरसेक्ट कहाँ करता है, तो यहाँ पे करता है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये सामने के साइड कहाँ जा रहा है, तो ये सामने लाइट एंगल पे ऐसे जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया क्या, MF हो गया। ये जो पॉइंट है वो MF हो गया। तो किसके बीच में आ रहा है, ये 1.2 है, ये 1.4 है, और ये 1.6 है। इट मीन्स कि हमें 1.4, तो MF एज पर द चार्ट, सो एज पर द चार्ट,
वैल्यू ऑफ एम एफ इज इक्वल टू बिटवीन 1.2 टू 1.4 एनीवेयर। तो इन दोनों के बीच में से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ये दोनों नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ग्राफ इस दोनों के बीच में दिखा सकता। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग एम एफ इज इक्वल टू 1.3। मैं क्या ले रहा हूँ? एम एफ इज इक्वल टू 1.3। ओके, तो ये दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारा जो इक्वेशन है ये वाला क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा इक्वेशन जो है इसे मैं नाम दे रहा हूँ 1। तो ये दोनों की वैल्यू और एल की वैल्यू हम इक्वेशन में लग रहे हैं, डालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग all the values in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? L by D is equal to mf into 26। ओके, अब L लॉन्गेस्ट, तो हमें फाइंड क्या करना है? D। तो मैं D के संदर्भ में इक्वेशन को लिख देता हूं। तो D इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं कि mf into 26 डिवाइड बाई L। नहीं, रॉन्ग हो गया। क्या लिख सकते हैं इसे हम? D is equal to L डिवाइड बाय mf into 26। देखो, D हमें mm में फाइंड करना है, तो सारी वैल्यू हम mf में लिख रहे हैं, mm में लिख देंगे, ठीक है। तो 6000 डिवाइड बाय mf हमारा था 1.3 into 26। तो हमारा आंसर क्या है? तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। तो 6000 डिवाइड बाय 1.3 into 26, तो हमारी वैल्यू आई 177.5, 177.5 mm। ओके, तो ये जो वैल्यू आई वो हमारी क्या हो गई? द वैल्यू विच इज कम इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। क्या हो गई? इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ की जनरली डेफिनेशन क्या होती है? तो इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन ये होती है कि द डेप्थ फ्रॉम द center of reinforcement to the top of the slab। क्या हो गई? टू द टॉप ऑफ द स्लैब। ये हमारी क्या हो गई? इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गई? इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं ऐसा कोई फिगर दिखाता हूँ तो इफेक्टिव डेप्थ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो बार आएगा वो ऐसे आएगा, कंटिन्यू में जा रहा है। मैं 2 बना देता हूँ तो हमें ठीक से पता चल सके, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो हमारी जो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, ये इसके सेंटर में आई है, बार, सेंटर ऑफ बार टू द टॉप। तो इसे कहते हैं हम क्या? इफेक्टिव डेप्थ विच इज 177.5 mm। ओके, और समझ लो कि हमें जो फाइंड करना है वो यही है, कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ। तो वहां तक जाने के लिए ये डिस्टेंस, तो यहां से इसे हम समझ लो कि ये कहते हैं हम डायमीटर। तो ये सेंटर से हो रहा है तो यहाँ पे डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला पोर्शन भी डायमीटर बाय 2 होगा। और ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे? क्लियर कवर कहेंगे, ठीक है, जो कवर हम रखते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कैपिटल डी इज इक्वल टू
स्मॉल डी प्लस डायमीटर बाय 2 प्लस क्लियर कवर। ओके, तो मैं ये डी को है ना राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देता हूँ 175 mm। ठीक है, राउंड फिगर में मैंने इसको कवर कर लिया, कन्वर्ट कर दिया 175 mm। क्यों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके हिसाब से अब डायमीटर क्या लेना चाहिए, वो मेन क्वेश्चन हो गया। तो जैसे कि हम इन वन वे इन वन वे एंड टू वे स्लैब मीन्स जो जनरल स्लैब हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होता था एज पर IS 456 क्या होता था, या तो 8 डाया और 10 डाया ले सकते हैं। ठीक है, इन वन वे और टू वे। तो हम मैक्सिमम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारा डाया यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 10 डायामीटर। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे डी की वैल्यू क्या होगी, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 175 प्लस 10/2 प्लस क्लियर कवर फॉर स्लैब इज 20। सबसे कम कवर होता है तो वो स्लैब में होता है, तो उसके हिसाब से हमारी वैल्यू आ गई 200 mm, कैपिटल डी। ओके, अब अगर वो मैं 177.5 लेता और उसका राउंड फिगर 180 करता तो मेरी वैल्यू होती 205। या 205 थोड़ा यूनिक लगता है, वैसे स्टडी पर्पस पे चलता है, पर क्या आप जब मेजर करोगे 200 मेजर करोगे। सो मैंने क्या किया, उसको कम कर दिया तो आ गया मेरा 200। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई एज पर द थियरी और एज पर द IS 456 डिजाइन डायरेक्ट डिजाइन मेथड। As per IS 456 2000, the thickness of slab should not be less than 125 mm. Here our D is 200 mm, which is greater than 125 mm. So our slab it is okay. Okay, here it is. Okay, पता चल गया कि थिकनेस ऑफ स्लैब कैसे कैलकुलेट करें, तो 2T हो गया हमारा 200 mm। ओके, तो ऐसे हम थिकनेस ऑफ स्लैब कैलकुलेट करते हैं। तो थिकनेस ऑफ स्लैब पहला जो क्राइटेरिया था साइज, हमारे पास साइज आ गई 4.5 मीटर पैनल है इंटू 6 मीटर है इंटू हो गया 200 mm। तो इसके हिसाब से द साइज ऑफ स्लैब इज नाउ द साइज ऑफ स्लैब इज 4.5 मीटर by 6 मीटर by 0.2 मीटर। इसे हम कहते हैं साइज ऑफ स्लैब, जो ऐसे दिख रहा होगा। ये हमारी हो गई 4.5 मीटर, ये हमारी हो गई 6 मीटर और ये थिकनेस हमारी हो गई 0.2 मीटर। ओके, तो फ्लैट स्लैब की साइज हमने फिक्स कर दी कि भाई साइज कैसी होगी। ओके, तो अब साइज के बाद किसकी बारी आती है, तो साइज के बाद बारी आती है भाई लोड की। लोड कहेगा अभी मैं कब से लाइन में बैठा हूँ, मेरे को भी लाओ। यार यार पढ़ाई में थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। ठीक है, तभी मजा आती है पढ़ने में। सो स्टेप 2 आ रहा है अपना लोड कैलकुलेशन, जिसे हम W कहते हैं, जिसे डिनोट कैसे करते हैं हम W से। अब पहले डेटा चेक करेंगे कि भाई डेटा में हमें लोड कैलकुलेशन में कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हाँ भाई लाइव लोड दिया गया हुआ है, तो हम लेते हैं दिया गया हुआ है लाइव लोड। ठीक है, तो लोड कौन से लगते हैं, तो पहले तो द लोड्स ऑकर द लोड्स occur on slab
यानी कि फ्लैट स्लैब इज आर डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड में कौन से लोड आते हैं? तो डेड लोड में आता है सेल्फ वेट एंड सेकंड आता है हमारा फ्लोर फिनिश। क्यों फ्लोर फिनिश आता है? कि भाई आपने स्लैब जो बनाया है वो आपके लिए स्लैब है, आपका ऊपर जो है वो स्लैब है, पर उसके ऊपर जो बैठा होगा उसके लिए वो फ्लोर होगा। नहीं समझे? तो मैं समझा देता हूँ। अगर ऐसे स्लैब है, ठीक है, तो यहाँ नीचे एक फ्लोर होगा, यहाँ ऊपर भी एक फ्लोर होगा। अगर कोई पर्सन, और यहाँ पे ये फ्लोर ऐसे कंटिन्यू ही होगा, ठीक है, ये सब कॉलम है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया? स्लैब हो गया। और ये वाला पोर्शन जो है वो जहाँ पे वो खड़ा है वो क्या हो गया? फ्लोर हो गया। ठीक है, तो एक ही चीज दोनों नाम से कहा जाती है, फ्लैट स्लैब और फ्लोर। ठीक है, तो अभी मैं बैठा हूं तो मेरे लिए फ्लोर है, पर मेरे नीचे के पोर्शन में जो बैठे हैं उसके लिए वो स्लैब हो जाएगा। तो फ्लोर पे हम टाइल्स या कुछ करते हैं, तो वो टाइल्स जो करते हैं वो फ्लोर फिनिश लोड है। ठीक है, सो द लोड कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे पहला कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे डेड लोड। तो भाई डेड लोड में पहला पोर्शन क्या हो गया? डेड लोड में फर्स्ट आएगा हमारा सेल्फ। तो सेल्फ वेट क्या हो गया? तो सेल्फ वेट मींस साइज इनटू डेंसिटी। अब हमारा जो लाइव लोड है वो कौन से यूनिट में है? लाइव लोड है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। कौन से यूनिट में? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो वर्टिकल साइज है वो कैलकुलेट डी इंटू डेंसिटी। तो डी मीन्स इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 0.2 इंटू 25। तो भाई 0.2 इंटू 25 क्या हो गया? तो 0.2 इंटू 25 हो गया हमारा 5। तो हमारा जो सेल्फ वेट है वो क्या आ गया? 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 25 है हमारी कंक्रीट की डेंसिटी, क्या हो गई? आरसीसी की डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे पीसीसी लिखा हो तो आपको 24 लेनी होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी 24 होती है। एग्जाम में कोई ट्विस्ट हो सकता है, तो यही हो सकता है। द गिवन कंक्रीट इज पीसीसी। आप फ्लो में क्या लिख दोगे? 25, पर पीसीसी की होती है 24। सिर्फ एक के लिए 25 में से 24, एक आंकड़े के लिए आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले से ही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो। अब सेकंड, यहाँ पे फ्लोर फिनिश नहीं दिया हुआ, तो अब क्या करें? एज्यूम फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा टोटल डेड लोड क्या हो गया? इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये डेड लोड मिल गया अपन को। क्या मिल गया अपन को? डेड लोड। अब सेकंड कौन सा लोड रहा? तो सेकंड था में लाइव लोड। क्या है? लाइव लोड। तो लाइव लोड क्या है? हमारा गिवन ही है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी मिल गया हमें लाइव लोड। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नाउ टोटल लोड इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो क्या हो गया हमारा? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल लोड। बट इसे हम कहते हैं फैक्टरेड लोड, क्योंकि जो लोड हमें फाइंड किया है उसके लिए तो हम डिजाइन नहीं करेंगे ना। मीन्स 10 आ गया तो 10 के लिए डिजाइन करनी है, कि थोड़ा तो बड़ा हो या घटाव होगा ही ना। तो हम क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके उसे लेते हैं। तो 1.5 इंटू 10। और ये मैंने एक्सप्लेन आपको कल
बहुत डीपली कर दिया है। तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया हमारा W, जो हमें कैलकुलेशन में लेना है। इसे हम फैक्टरेड लोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्टरेड लोड या डिजाइन लोड भी कह सकते हैं। डिजाइन लोड W। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो मैंने ये लेक्चर में आपको 2 स्टेप पढ़ाया। पहला थिकनेस ऑफ स्लैब और दूसरा टोटल लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा स्टिफनेस कैलकुलेशन, जो मैं आपका अगले लेक्चर में कहूँगा।